एक दूसरे के नजदीक आती हैं तो उनके बीच में घर्षण होता है, जिसके कारण भूकंप बहुत बड़ी मात्रा में आती हैं। तो विश्व के यदि हम मानचित्र को पर नजर डालें तो मानचित्र के जो हम जिन एरियाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं, उन एरियाओं को यदि हम देखेंगे तो हम यह ज्ञात कर सकते हैं, यह अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से भूकंप बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। तो सबसे पहले जो यह अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है और जो दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है, इस यहाँ पर इस क्षेत्र में भूकंप बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर जो दूसरे यूरेशिया, जो यूरेशिया, यूरोप और एशिया का यानी रूस का जो पूरी भाग है, यहाँ से लेकर जो फिर जापान, फिलीपींस, ताइवान, इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में भी भूकंप आते हैं। क्योंकि इन क्षेत्रों में भूकंप आने का इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में यानी जो प्रशांत महासागरीय रीजन है, प्रशांत महासागरीय एरिया है, तो प्रशांत महासागर के जो यदि हम पश्चिम की बात करें यानी यूरोशिया के पूरब की बात करें, तो उस क्षेत्र में जो प्लेट है वह जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है वह इस तरफ संचरण कर रही है और जो यूरेशियाई प्लेट है वह इस तरफ गति कर रही है। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर गति कर रही हैं, यानी अभिसारी प्लेट किनारे का निर्माण हो रहा है, तो हम जानते हैं कि अभिसारी प्लेट के किनारे के सहारे बहुत बड़ी संख्या में भूकंप आते हैं। तो इस क्षेत्र में जो कि यूरेशिया मतलब एशिया रूस के पूर्व से शुरू होता है, तो उस क्षेत्र से शुरू होते हुए यहाँ पर जापान, फिलीपींस, इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में भूकंप आते ही रहते हैं। और इस क्षेत्र में भी यहाँ पर सैन एंड्रियाज भ्रंश है, तो इस क्षेत्र में भी बहुत बड़ी संख्या में भूकंप आते हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में भूकंप आते हैं, परंतु जो यदि हम बात करें जो उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी भाग है, तो पूर्वी भाग में भूकंप इस क्षेत्र में भूकंप नहीं आते हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में भूकंप इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पर जो प्लेट किनारा है वह मतलब प्लेट का किनारा नहीं है। यानी जो यह तो प्लेट का किनारा है परंतु यह प्लेट का किनारा नहीं है। यदि हम अगले अध्यायों में प्लेट की बात करेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, तो उससे हम समझ जाएंगे कि किस प्रकार से प्लेटों के सहारे भूकंप आते हैं। तो यहाँ पर यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि प्लेटों के किनारे ही बहुत बड़ी संख्या में ही भूकंप आते हैं। क्योंकि तो उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका के जो पूर्वी भाग है वहां पर प्लेट का किनारा नहीं है। यानी हमने जैसा कि बताया कि प्लेट के किनारे ही भूकंप आते हैं। तो जो कि प्लेट के किनारे जब भूकंप आते हैं तो यहाँ पर जो प्लेट का किनारा नहीं है, इसलिए उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका के जो पूर्वी भाग है, पूर्वी क्षेत्र में भूकंप नहीं आते हैं, परंतु पश्चिमी क्षेत्र में भूकंप आते हैं। क्योंकि जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है वह इस तरफ गति कर रही है और जो उत्तरी अमेरिकी प्लेट है वह इस तरफ गति कर रही है। तो इसके कारण जो अभिसारी प्लेट किनारा यहाँ पर विकसित होता है और प्लेट के किनारे के सहारे ही भूकंप आते हैं। और यदि हम अन्य रीजनों की बात करें तो यहाँ पर जो मध्य महाद्वीपीय जो कि हमारा जो हिमालय क्षेत्र है, तो हिमालय क्षेत्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण यही है कि यहाँ पर पहले तैथिस सागर हुआ करता था। तो तैथिस सागर के परिणाम स्वरूप यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र में जो हिमालय का यहाँ पर निर्माण हुआ है, तो इस क्षेत्र में जो मध्य महासागरीय क्षेत्र है, ईरान से लेते हुए यहाँ पर भारत के जो उत्तरी नेपाल का रीजन है, इसके अलावा नेपाल के रीजन के साथ साथ जो इंडोनेशिया, सुमित्रा जावा तक, यहाँ तक अंतिम छोर तक भूकंप आते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि मध्य महाद्वीपीय भ्रंश यहाँ पर प्रमुख कार्य कर रहा है। मध्य महाद्वीपीय भ्रंश का क्या तात्पर्य है कि जो भारतीय प्लेट है, यहाँ पर जो भारतीय प्लेट है, तो भारतीय प्लेट और जो यूरेशियाई प्लेट है वह एक दूसरे के ओर संचरण कर रही हैं। यानी भारतीय प्लेट इस ओर संचरण कर रही है, यानी यूरेशियाई प्लेट की ओर संचरण कर रही है, जिस कारण से अभिसारी प्लेट किनारे का निर्माण होता है और यहाँ पर मध्य महाद्वीपीय भूकंप की क्षेत्र में हिमालय पड़ता है, जिसके कारण हिमालय रीजन में भूकंप बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। तो यह तो हमने बात की कि विश्व के परिदृश्य में किस प्रकार से भूकंप के प्रमुख क्षेत्र होते हैं। यदि हम भारतीय परिदृश्य में बात करें,
यदि हम भारतीय परिदृश्य की बात करें तो हम सामने देख सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर का रीजन है और जो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, यह उत्तराखंड का जो एरिया है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा पंजाब का एरिया है। और जो सिक्किम, यहाँ पर जो उत्तर उत्तर जो पूर्वी क्षेत्र है, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में भूकंप आते हैं। यह भूकंप की दृष्टि से जो हिमालयी रीजन है, जो हिमालयी एरिया है, वह बहुत संवेदनशील एरिया है। यानी जितने भी भूकंप भारत में आते हैं उनमें से सबसे अधिक संवेदनशील, सबसे अधिक घातक भूकंप जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और इसके साथ सिक्किम या फिर असम और अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख रूप से आते हैं। और इसके जो हम नीचे क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, या बिहार और पश्चिम बंगाल, तो इस क्षेत्र में जो हिमालयी क्षेत्र है उसकी तुलना में थोड़ी कम इंसेंसिटी से भूकंप आते हैं। तो जो प्रमुख क्षेत्र है वो है हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर का जो हिमालयी रीजन है, तो हिमालयी रीजन में बहुत बड़ी संख्या में भूकंप आते हैं। इसके अलावा गुजरात के कच्छ में 2001 में जो भूकंप आया था वह भी 8 की तीव्रता का भूकंप आया था। तो इस प्रकार से गुजरात का एरिया भी भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है। परंतु जो हमारा प्रादीपी भारत है, भारत का जो निचला हिस्सा है, यहाँ पर जो प्रादीपी भारत है वह भूकंप की दृष्टि से उतना संवेदनशील नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्लेट किनारा स्थित नहीं है। बल्कि जो हिमालयी क्षेत्र है, तो हिमालयी क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील है। और जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा सबसे वनरेबल एरिया में इसको घोषित किया गया है। परंतु जो प्रायद्वीप का एरिया है वह भूकंप की दृष्टि से उतना अधिक संवेदनशील नहीं है। परंतु जैसा कि मैंने बात की कि जो कोयना का एरिया है, महाराष्ट्र की कोयना में 1967 में जो भूकंप आया था, तो उस भूकंप के जो प्रमुख कारण है, आने का पीछे का प्रमुख कारण यही था कि जो मानव के द्वारा बांध बनाने के लिए जो पानी का रिजर्व बनाया गया था, तो उस रिजर्वर के कारण ही भूकंप वहां पर आया था। परंतु जो लातूर में 1993 में भूकंप आया था, वह इसके जो प्राय अभी तक ऐसा माना जाता था कि प्रायद्वीपी भारत है, या फिर भारत का वह एरिया जो प्रायद्वीप में के अंतर्गत आता है, जो कि महाराष्ट्र का एरिया, उस क्षेत्र में भूकंप नहीं आते हैं। यानी प्लेटों के आंतरिक भाग में भूकंप नहीं आते हैं, अभी तक यही मान्यता थी। परंतु 1993 में जब लातूर में भूकंप आया, तो इसकी जो हम यह समझ गए कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके जहां तक भूकंप ना पहुंच सके। इसके अलावा 1997 में जबलपुर में जब भूकंप आया था, तो इसके परिणाम स्वरूप हम यही कह सकते हैं कि जो भूकंप की दृष्टि से अभी सभी क्षेत्र संवेदनशील हैं, परंतु जो हिमालय का क्षेत्र है बहुत बड़ी अधिक संख्या में, अधिक मात्रा में संवेदनशील है। परंतु जो प्रायद्वीपी भारत है वह उस दृष्टि से थोड़ा कम संवेदनशील है। तो यहाँ पर हमने बात की कि वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से भूकंपी वितरण है, और जो प्रशांत महासागर के चारों ओर हमने उत्तरी अमेरिका के जो पश्चिमी भाग है और जो एशिया महाद्वीप है, यूरेशिया है, उसके हमने पूर्वी भाग में जो इस प्रकार से एक वलय की बात की, गोल यहाँ पर गोल्ड रिंग की बात की, उस क्षेत्र में भूकंप बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, क्योंकि वहां पर डिस्ट्रक्टिव प्लेट किनारा है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले हमने भूकंप के आने के प्रमुख कारणों के विषय में चर्चा की, और उसके पश्चात हमने भूकंप के जो वितरण है विश्व स्तर पर किस प्रकार से किन क्षेत्रों में अधिक भूकंप आते हैं, और भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं जो भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है, और उन क्षेत्रों में भूकंप आते हैं, तो उनकी हमने वितरण की बात की। और क्योंकि हमने बताया कि प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र अभी तक ऐसा माना जाता था कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भूकंप नहीं आते हैं, या फिर बहुत ही कम आते हैं। परंतु 2001 में जो गुजरात के भुज में इतनी बहुत 8 की तीव्रता का भूकंप आया था, इसके कारण जो इसकी जो सुवेदता थी, जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सुवेदता थी, वह नष्ट हो गई। और लातूर में 1993 में, जबलपुर में 1997 में, और इसके अलावा 1967 में कोयना में भूकंप आया, झटके महसूस हुई। तो अब हम यह नहीं कह सकते हैं कि ऐसा कोई क्षेत्र है, परंतु यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें लो इंटेंसिटी का ही भूकंप आते हैं। अब हम बात करते हैं कि भूकंप आता है तो उसके प्रभाव क्या होते हैं, क्या इम्पैक्ट क्या होते हैं, भूकंप के प्रभाव की क्या होते हैं। तो भूकंप आता है तो भूकंप के कारण अपार संख्या, बहुत बड़ी संख्या में जन धन की हानि होती है। इसके अलावा जो सांस्कृतिक विरासतें होती है,
जिस प्रकार से नेपाल में जब भूकंप आया था, तो जो वहाँ पर बहुत बड़े जो मंदिर हैं, वो वहाँ पर उन मंदिरों का विनाश हुआ। तो जो हमारी जो आर्थिक गति जिस प्रकार से अभी बढ़ रही है, तो जब भूकंप आता है, तो आर्थिक गति लगभग 10 से 20 साल पीछे चली जाती है। यानी किस तीव्रता का भूकंप आता है, उसके अनुसार वहाँ का उसका इम्पैक्ट हमें नज़र आता है। और यदि इम्पैक्ट की बात करें, तो यदि मान के चलिए कोई भूकंप 8 की तीव्रता का जापान में आता है और वही भूकंप भारत में आता है, तो उसकी जो इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट में अंतर पाया जाता है, क्योंकि जो जापान के लोग हैं, जापान के लोगों ने इतनी मतलब जापान की सरकार के द्वारा इतनी मतलब अच्छी तरीके से उसके प्रबंधन की उसकी जो रोकने के उपाय किए गए हैं, तो उसके जो मतलब यदि वही भूकंप दिल्ली के एरिया में आता है, जो कि हमने इतनी बड़ी-बड़ी नोएडा का एरिया, दिल्ली का एरिया बहुत ही सघन बसा हुआ है और उस सघनता के कारण, उस क्षेत्र के कारण वहाँ पर भूकंप आने से इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है और जापान के एरिया में जो कि 8 की तीव्रता का भूकंप आता ही रहता है, तो उस वहाँ पर उतनी अधिक संख्या में हानि नहीं होती है। तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट की बात की, तो इम्पैक्ट यदि रिहायशी इलाका है, तो रिहायशी इलाके में बहुत बड़ी संख्या में इम्पैक्ट होता है, बहुत घातक प्रभाव, बहुत ही दुष्प्रभाव इसका होता है। क्योंकि यदि मान के चलिए कोई पर्वतीय क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का रीजन है, तो जम्मू कश्मीर के रीजन में यदि भूकंप आता है, तो उस क्षेत्र में जो कि जनसंख्या भी कम निवास करती है और वहाँ के लोग हैं, तो वहाँ के लोगों ने अपन खुद को उस क्षेत्र के अनुसार ढाल लिया है और उसी के अनुसार वहाँ पर घर बनाए गए हैं, बिल्डिंग बनाई गई हैं, वहाँ का एरिया उसी के अनुसार डेवलपमेंट हुआ है। परंतु यदि उसी तीव्रता का भूकंप दिल्ली में आता है, तो उसकी तीव्रता अधिक होगी, उसकी जान माल की क्षति वहाँ पर अधिक होगी, बजाय कि जो जम्मू कश्मीर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, उसकी तुलना में। तो यहाँ पर जो अलग-अलग क्षेत्र हैं, तो अलग-अलग क्षेत्रों की जो पर्यावरण होता है, जो वातावरण होता है, उसके अनुसार उसका प्रभाव होता है। परंतु जो कि जो भूकंप है, वह एक ऐसा कारण है, एक ऐसा नैसर्गिक कारण है, नैसर्गिक कारक है, जिसको कभी टाला नहीं जा सकता। क्योंकि जो पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के धरातल के जो भीतरी भाग है, जो कि एस्टेनोस्फीयर से यह सब मतलब भूकंपी तरंगें एस्टेनोस्फीयर से उत्पन्न होती हैं। तो जब एस्टेनोस्फीयर से वहाँ पर जो जो पदार्थ होते हैं, जहाँ पर जो पृथ्वी की आंतरिक भाग में जब हलचल होती है, तो हलचल का परिणाम धरातली भाग में होता है। जैसे मान के चलिए, यदि गैस में मतलब जो प्रेशर कुकर होता है, तो जब उसमें मतलब गैस बनती है, जिसके कारण सीटी उत्पन्न होती है, तो उसके कारण गैस रिलीज हो जाती है। तो गैस रिलीज होने के लिए भूकंप का आना आवश्यक है। यदि गैस रिलीज नहीं होगी, तो जो प्रेशर कुकर है, वह मतलब फट सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो भूकंप आता है, वो पृथ्वी के अंदर ऊष्मा बनी हुई है, जो एक्टिव तत्वों की तरफ से एनर्जी का निर्माण हुआ है, उस एनर्जी का रिलीज करने के लिए, इस एनर्जी को रिलीज करने के लिए ही भूकंप आते हैं। इसलिए भूकंप का आना एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, जिसको टाला नहीं जा सकता, परंतु उसके खिलाफ हमें उससे बचने के लिए उपाय किए जा सकते हैं। तो यदि हम भूकंप के इम्पैक्ट की बात करें, तो हमने देखा था कि जब नेपाल में भूकंप आया था 2015 में, तो कितनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। परंतु इसी के साथ-साथ भुज में भी जो भुज में 2001 में 26 जनवरी के दिन भूकंप आया था, तो उसके कारण बहुत बड़ी संख्या में जान-माल की क्षति हुई थी। बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों को नुकसान हुआ था। तो यह तो उसके मतलब प्रभाव थे, जो कि बहुत दुष्प्रभाव, बहुत ही बुरे प्रभाव होते हैं। यदि हम अब बात करते हैं भूकंप के पूर्वानुमान की, तो अभी हमने वितरण की बात की, भूकंप के एरिया की बात की, भूकंप के कारणों की बात की और भूकंप के प्रभाव की बात की। अब हम बात करते हैं भूकंप के पूर्वानुमान की, कि किस प्रकार से भूकंप को क्या प्रेडिक्ट किया जाता है। तो उसकी यदि हम बात करें, तो हम जो कि हमारे जो प्राकृतिक कारक होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि भूकंप के बाद जब भूकंप आता है, तो भूकंप आने के पहले जो रेडॉन गैस है, तो रेडॉन गैस की मात्रा वायुमंडल में बन जाती है और यदि हम यह पता लगा लें, यह हमारी वैज्ञानिक यदि पता लगा लेते हैं कि रेडॉन गैस की संख्या बढ़ गई है, तो ये ऐसा प्रेडिक्ट कर दिया जाता है कि भूकंप आने वाला है। तो यह प्रमुख मतलब भूकंप का पूर्वानुमान का रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि होती है, रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है भूकंप आने से पहले। और दूसरा प्रमुख जो पूर्वानुमान है, वह जानवरों की बिहेवियर, जानवरों का जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार में परिवर्तन होता है। चाहे हम कुत्ता या फिर साँप या फिर चूहा की बात करें, तो उनके व्यवहार में परिवर्तन से भी हम इसके पूर्वानुमान लगा सकते हैं।
ठीक। तो यह तो रही भूकंप के पूर्वानुमान की बात। अब हम बात करते हैं भूकंपी तरंगों की, कि किस प्रकार से जो भूकंपी जो तरंगें होती हैं, उन तरंगों के कारण जब जो कि भूकंप आता है, तो भूकंप ज्वालामुखी जैसा नहीं आता है, कि ज्वालामुखी आने से जो पृथ्वी के बाहर जो जो लावा निकलता है, जो मैग्मा अंदर बना हुआ होता है, लिक्विड मात्रा में लिक्विड होता है, वह बाहर निकलता है। परंतु भूकंप में पृथ्वी में कंपन होता है, तो उसके कारण जो 3 तरंगें उत्पन्न होती हैं, पी, एस और एल। तीन तरंगें होती हैं, पी, एस और एल। जो पी वेव जो होती है, जो पी तरंग होती है, वह तरंगें होती हैं जब सबसे पहले जब भूकंप आता है, तो भूकंप के आने से सबसे पहली जो तरंग उत्पन्न होती है, उसे पी तरंग उत्पन्न होती है, और जो दूसरे नंबर जो तरंग उत्पन्न होती है, वह एस, और अंत में जो तरंग रहती है, वो एल। जो पी तरंगें होती हैं, वह पृथ्वी के जो एस्ट्रोनोस्फीयर का भाग है, जो भूपर्पट्टी से जो नीचे यानी जो कि भूपर्पट्टी से निचला भाग होता है एस्ट्रोनोस्फीयर का, उसमें परिवर्तन के कारण जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, पी और एस और एल। तो यदि हम उन प्रकृति की बात करें, पी, एस, एल तरंगों की, तो जो पी तरंगें होती हैं, मान के चलिए पी पी तरंगें इस तो जो पी तरंगें होती हैं, तो पी तरंगों की जो बारंबारता होती है, वह अधिक होती है। यह यदि हम पी तरंगों की बात करें, और दूसरी तरंगें होती हैं, वह एस तरंगें होती हैं, वह इस प्रकार से गति करती हैं। और जो जो सबसे जो एल तरंगें होती हैं, उनकी जो आवृत्ति होती है, बहुत कम होती है। और एल तरंगें होती हैं, तो एल तरंगें सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव, सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि जब भूकंप आता है, उदाहरण के लिए मान के चलिए यह हमारी पृथ्वी है। तो जब भूकंप आता है, तो मान के चलिए एस्ट्रोनोस्फीयर है। तो एस्ट्रोनोस्फीयर से जब भूकंप की जो पी तरंगें उत्पन्न होती हैं, यहाँ से पी तरंग उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो जाकर मिलती है, वह है उसका एपी सेंटर। इसे एपीसेंटर या अभी केंद्र कहते हैं। यानी जब पी तरंग उत्पन्न होती है, जो कि एस्ट्रोनोस्फीयर से उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हिट करती है, उसे हम एपी सेंटर कहते हैं, भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं, भूकंप का केंद्र बिंदु कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो इम्पैक्ट भूकंप का होता है, वह एपी सेंटर पर होता है। क्योंकि इसकी हमें जो जानकारी मिलती है, वह जो कि हमारे जो सिस्मोग्राफ जो प्रमुख यंत्र है, उसके माध्यम से इसकी जानकारी मिलती है। तो सर्वाधिक डिस्ट्रक्शन होता है, सबसे ज्यादा नुकसान होता है, वह एपी सेंटर पर ही होता है। और एपी सेंटर पर नुकसान होता है, उसके पश्चात ही जो भूकंपी तरंगें हैं, पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों में, अन्य भागों में जाती हैं, और पूरी पृथ्वी पर इस प्रकार से पृथ्वी के प्रत्येक भाग पर यह पी तरंग जाती हैं, और पी तरंगों के परिणाम स्वरूप ही एस तरंगें उत्पन्न होती हैं, और एस तरंगें भी यही एस्ट्रोनोस्फीयर से उत्पन्न होती हैं, और यह तरंगें भी सबसे पहले एपीसेंटर पर जाती हैं, और इस प्रकार से अन्य क्षेत्रों में फैल जाती हैं। परंतु जो पी तरंगें होती हैं, जो पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है, जो एस तरंगें होती हैं, वह केंद्र बिंदु से आगे नहीं बढ़ पाती हैं, क्योंकि केंद्र बिंदु जो एस तरंगों की जो विशेषता है, यह है कि यह लिक्विड से पार नहीं कर पाती हैं। जो तरल होता है, जो लिक्विड एरिया होता है, तो जो द्रव होता है, द्रव में एस तरंगें लुप्त हो जाती हैं। यानी पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो लिक्विड है, या फिर जो तरल द्रव अवस्था है, जो